आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू रीड इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली हम लोग किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें ताकि जो हमारा आउटपुट है वो यूपीएससी के रिजल्ट से अलाइंड हो। ठीक है, अब रिजल्ट कहने का मतलब या आउटपुट कहने का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें तो 10 लाख लोग क्या 10 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। 5 लाख लोग बेसिकली अपीयर होते हैं, जिसमें से ओनली 10,000 लोग ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, 10,000 के बाद अब बेसिकली क्या होता है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 1,000 के आसपास का होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो 10,000 लोग हैं ये बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अलग सा कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, कुछ अलग से, जैसे इन्होंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ ऐसा पढ़ लिया या कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, ये जो करते हैं ना वो इफेक्टिवली करते हैं। ठीक है, अब ये 10,000 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। रियलिटी तो ऐसी है कि करीब करीब 1 लाख लोग बहुत ही सीरियस होते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा इंटरव्यू चला जाता है और अगली बार प्रीलिम्स फेल कर जाता है। ठीक है, 4 बार प्रीलिम्स फेल किया, अगली बार रैंक लेकर के आ गया, फिर वो इस 10,000 के बाहर होते हैं वैसे लोग, है ना। तो है क्या, चीज़ें क्या है कि सब्जेक्टिव है। आपको बोला गया है पॉलिटी पढ़ने के लिए। अब ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि अगर आपका आंसर नहीं आया तो आपने समझ लिया आपको समझ में नहीं आया। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव चीज़ ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू डिड इट। अब समझ में आया नहीं समझ में आया वो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम हो जाता है। अगर किसी ने हाई कोर्ट पढ़ा है या चलो जुडिशरी अगर किसी ने पढ़ रखी है, मेरा पहला सवाल ये है कि हाई कोर्ट के जज की सैलरी पेंशन कहाँ से आती है, सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी और पेंशन कहाँ से आती है, वेदर इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और अगर आपको आंसर पता है कि क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनाया था? क्वीन ने। क्वीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एनहिलेट करने के लिए 1857 की क्रांति तक का वेट करना पड़ गया, जबकि इसको डिसमेंटल करने की कोशिश 1773 से हो रही थी। ऐसा क्यों हो गया कि इतने ज्यादा लगभग 100 साल के आसपास का समय लग गया या 80 साल के आसपास का समय लग गया? ऐसा क्यों हो गया? क्यों इसके पावर को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पावर को, उसके इम्पैक्ट को इंडिया पर ये जो क्वीन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? ठीक है, एक होता है फैक्चुअल पार्ट। आपको पता है कि 1857 के बाद ये हुआ, 1857 के बाद ये हुआ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। गेम यूपीएससी की यहां पर है। अगर आपको ये अच्छे से पता है, खूब बढ़िया तरीके से पता है क्या क्या हुआ, तो यू आर गुड फॉर पीसीएस, जो स्टेट वाली सर्विसेज होती है उनके लिए। वहां ये एनालिसिस नहीं पूछेगा। यूपीएससी वुड आस्क यू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस कि व्हाई दिस हैज हैपेंड। एक मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बादल जो फटता था, 2022 का है शायद, 21 या 22 का क्वेश्चन है कि बादल जो फटता है वो जनरली उत्तराखंड वाले इलाके में या उसी इलाके में क्यों फटता है। ये क्वेश्चन है मेंस का, जीएस पेपर 1 का, ज्योग्राफी वाले पोर्शन का। बादल फटता है, ठीक है, कैसे फटता है? चलो, बादल फटता है, ठीक है, ये सबको पता है कि हाँ करंट अफेयर में होगी। कैसे फटता है ये भी पता होगा। वही क्यों फट रहा है, ये क्वेश्चन था, है ना। जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा था वो वहीं उसी पर्टिकुलर जगह पे क्यों हो रहा था? ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था 2022 का। मेरा नहीं, सबका प्रेडिक्टेबल था। ये पता था कि यूपीएससी विल नेवर आस्क कि कहां पर बादल फटा। यूपीएससी विल नेवर आस्क कि कैसे बादल फटा। यूपीएससी विल आस्क व्हाई। दैट इज व्हाट, जब आपके कीवर्ड लगे होंगे क्रिटिकली एनालाइज, जब अगर क्रिटिकली एग्जामिन होगा तो ये वाला एस्पेक्ट कवर करना होगा, इसमें ये वाला एस्पेक्ट कवर करना होगा। इस पर ऑल टुगेदर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, कीवर्ड वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक सारी फंडामेंटल चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को क्लियर करने की बेसिकली आज की इस वीडियो में बात होगी। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं।
3 स्टेजेस से मिल करके बना है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा जैसे कि एक होता है ना, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप को शो करोगे, आलतू फालतू कुछ चीज़ वहाँ पर करोगे, तो जा करके ब्लंडर होगा। अदरवाइज यहाँ पर ब्लंडर नहीं होता है। जनरल केस में 80-90% केस में मार्क्स जो हैं वो स्टेगनेंट होते हैं, वही 160-70 के आसपास, 180 के आसपास होते हैं। जिनका 150 के आसपास है वो फिर कुछ ना कुछ ब्लंडर उन्होंने कभी ना कभी करी होगी, या आंसर देते टाइम फंबलिंग टाइप की कुछ चीज़ें जो हो जाती है वो किया होगा, या फिर कुछ घुमा फिरा करके जवाब दिया होगा, तब जा करके वो है उन्होंने आपको प्रेशर में डाला होगा, और वो प्रेशर आपके मुंह पे चेहरे पे दिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं 170 कहीं नहीं गया, ये मिनिमम मिलना ही मिलना है, 160-70 मिलना ही मिलना है, गेम हो जाता है इस। और ये पर्सनैलिटी वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मॉक इंटरव्यू देने से ऐसा लगता है कि मॉक इंटरव्यू देने से सुधर गई, उससे कुछ सुधरता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मॉक इंटरव्यू में आप अलाइंड होते हो कि हाँ इसको इस तरीके से नहीं बोलना है, या इसको इस तरीके से बोलना है। आपको बोलने की प्रैक्टिस होती है, दैट्स इट। आप किसी भी मॉक इंटरव्यू में आप 2 महीने में आपके अंदर की पर्सनैलिटी नहीं बदल सकते, है ना। वो पर्सनैलिटी नहीं बदलती, वो एक तरीके का मतलब शाइनिंग होती है। जैसे चाकू होता है ना, चाकू काटने का काम करता है, लेकिन उस मॉक इंटरव्यू से उस चाकू में धार पड़ जाती है, बस, और कुछ नहीं होता। उस 2 महीने में चम्मच कभी भी चाकू नहीं बनेगा। चम्मच को अगर आपको चाकू बनाना पड़ेगा तो 1-1.5 साल का समय लगेगा। ये होता है। तो ये स्कैम ही है मॉक इंटरव्यू एक तरीके से, और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। अब प्रीलिम्स और मेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मेंस पर आते हैं। मेंस में लोग क्या कर रहे हैं, जो गलतियां जहाँ तक जो मेरे अटेम्प्ट से समझ में आई, और 3 साल का मेरा पढ़ाने का ORN में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर जो ORN के एक्सपीरियंस है, ORN के बच्चों के एक्सपीरियंस है, अभी इस साल 4 बच्चों, पर्सनल मेंटरशिप सेशन में 4 बच्चों ने इस पर क्लियर किया है प्रीलिम्स। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इन सब बच्चों को देख करके, और क्लासेस तो कई सारे बच्चों की मैंने, मतलब बच्चों को तो कई सारे बच्चों को मैंने 3 साल में पढ़ाया है ORN में ही, तो वहाँ उनसे एक एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस क्या मिलता है कि ये जो मेंस वाला पार्ट है, लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं। क्लास नोट्स का क्या मतलब होता है कि जो 2 तरीके के क्लास नोट्स होते हैं उनके, एक तो रनिंग नोट्स होता है, टीचर कुछ कुछ बोल रहा है, वो लिखा नहीं रहा है, टीचर समझा रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है, आप किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को इवॉल्व करते हो, दैट इज व्हाट सोशलाइजेशन, सिंपलेस्ट टर्म में। अब वो टीचर उसने लिखवाया नहीं, उसने आपको बोल दिया और आपने उसको अपने लैंग्वेज में जॉट डाउन कर लिया, ये होता है रनिंग नोट। वो डिक्टेट नहीं करवा रहा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिक्टेशन होता है। इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो कैंडिडेट सेल्फ अवेयर है, सेल्फ स्टडी करता है, वो जॉट डाउन करेगा तो अच्छे से करेगा, वैल्यू एडिशन आएगा। लेकिन जिसका पहला माला खाली है, उसने कभी किताब नहीं खोली, वो पहली बार जा रहा है इंस्टीट्यूट में, उसको समझ में सब आएगा, लेकिन जब वो जॉट डाउन करने जाएगा तो उस टेक्निकलिटी को वो मिस कर जाएगा। ही विल रिक्वायर्ड टू रीड बुक्स एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिक सारी चक्कर यहां पर यह आ जाता है कि ये जो जॉट डाउन वाले नोट्स होते हैं, ये इफेक्टिव उन लोगों के लिए होते हैं जिनको पहले से सारी चीज़ें पता है। अब आप गए ज्योग्राफी की क्लासेस में और आपने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ रखी है एनसीईआरटी, आप करो, ये आपको बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन आपने कभी एनसीईआरटी खोली ही नहीं, ठीक है। आपको बेसिक पता, चलो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब सारी चीज़ें पता है, फिर भी ये जॉट डाउन वाली चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। दूसरा डिक्टेशन वाला। अब डिक्टेशन वाला क्या होता है भाई, ये पोथी होती है, पोथी समझते हो, है ना। पोथी समझते हो, वो बचपन में जो पढ़ते हैं ना, वो हम लोग कहानियां टाइप की, वो मतलब ग्रंथ जैसा, ये वो होता है। ये मजबूरी होती है टीचर की, जो फैकल्टी डिक्टेट करवा रहा है उसकी ये मजबूरी होती है ऐसा करवाना, क्योंकि वो इसको कट शॉर्ट नहीं कर सकता। कट शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, क्योंकि भाई वो कीवर्ड्स लिखवा, अगर मान लो किसी ग्रंथ को आपको कट शॉर्ट करना पड़े किसी फैकल्टी को, तो फैकल्टी क्या करेगा, वो बस कीवर्ड लिखवा करके छोड़ देगा। जब कीवर्ड लिखवा करके छोड़ेगा तो फिर जो बेसिक बच्चे होंगे उनको, जब वो क्लास के 6 महीने 1 साल बाद नोट्स निकाल करके देखेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। एरो बना करके वो लिखवा दिया उसने, लिखवाया तो सब है उसने, लेकिन जब उसको क्लास में समझ में भी आएगा, लेकिन जब वो नोट्स को 1 साल बाद देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। वो 1 साल बाद वो क्लास बर्बाद हो जाएगी। और ये और एक्सटेंसिव नहीं हो सकता है कभी भी,
ठीक है, इसलिए पोथी लिखवाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का, मान लो कि उसने बहुत अच्छे से पोथी लिखवाई, ठीक है, उसने क्या किया, अब आप बोलोगे कि दोनों चीज़ें तो आपने यहाँ पर बता दी और दोनों को कह रहे हो कि ख़राब है। क्या क्या बताई दोनों चीज़ें मेंस के लिए? सबसे पहला मैंने ये बताया कि रनिंग नोट्स, एक रनिंग नोट्स वाली बात मैंने बताई। दूसरा मैंने ये बताया एक्सटेंसिव नोट, एक्सटेंसिव नोट्स के बारे में बताया। ये दोनों मेंस पर्सपेक्टिव से ख़राब होते हैं, क्योंकि देखो मैं भी टीचर हूँ और मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है, और बेसिकली जो डायरेक्टर डिमांड करता है इंस्टीट्यूट का, उस हिसाब से चीज़ें होती है। पीपीटी बोलता है तो पीपीटी में फिर ये वाला इस टाइप का कीवर्ड होता है, लिखवाते नहीं है उसमें। अगर ऑनलाइन लेक्चर होता है, ऑफलाइन में तो ये लिखवाना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि मैं दोनों मैं हूँ, शायद एक यूट्यूब चैनल पर होगा भी, कार्ल मार्क्स के उसका वीडियो भी होगा, कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, उसमें रनिंग वाला ही सीन है, ठीक है। और एक और वीडियो होगा शायद मॉडर्निटी पर, तो उसमें क्या है, उसमें एक्सटेंसिव वाला सीन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपके मेंस के लिए हानिकारक है। अगर आप इसको इसी लेवल पर छोड़ते हो तो, है ना, आपको इस लेवल पर नहीं छोड़ना है, आपको उसको क्या करना है, कट शॉर्ट करना है। अगर आपने कट शॉर्ट नहीं किया, अगर आपने उसको कट शॉर्ट नहीं किया, वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। 600 पेज का ऑप्शनल का नोट्स होगा, 200-300 पेज का जीएस का नोट्स होगा। जीएस कहने का मतलब इकोनॉमी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गई, आपका पॉलिटी हो गया, इन सब का 200-300 पेजेस का नोट्स होगा ये। और इसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात को, इसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा, बिना नोट्स के मीन्स निकलेगा नहीं। तो अब नोट्स कैसे बनाए भाई, इसको कट शॉर्ट करो। अब बोलोगे कट शॉर्ट तो सबको पता है, कट शॉर्ट फिर यहाँ क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब आप कट शॉर्ट कर रहे होगे तो आपको दो चीज़ों का और ध्यान रखना है, दो चीज़ों का ध्यान आपको और रखना है। वो क्या है, डायमेंशन और एग्जाम्पल। उसी नोट्स में जब आप कट शॉर्ट कर रहे हो, उसी नोट में जैसे आपको टीचर ने बता दिया, ठीक है, आपको टीचर ने सब कुछ करवा दिया। कई टीचर्स डायमेंशन भी लिखवाते हैं, ठीक है, कई टीचर डायमेंशन नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि आप रिलेट करने जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर दोगे। ना तो टीचर के पास उतना टाइम होता है, टाइम इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं देता है, उनको बैच निकलवाना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम तक खींच लेगा कोई टीचर तो ये दोनों प्रॉब्लम्स है, ये दोनों प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कोर चीज़ें लिखवाई जाती है। अगर आपको कहीं पर पॉवर्टी पढ़ाया होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको पॉवर्टी पढ़ाया होगा, तो you should know how to create dimension out of this particular poverty, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे पॉवर्टी का क्या डायमेंशन है, भाई एक पॉवर्टी जो आप लोग पढ़ते हो, गरीबी, है ना, आईफोन लेना है, पैसा नहीं है, फिर दूसरों का आईफोन लेकर के सेल्फी ले लेनी है। तो ये चीज़, ये किसी पर्सनल चीज़ें नहीं है ये, मतलब ये एक्चुअली अभी मॉल में मैं गया था, नहीं कल मैं गुरुद्वारा गया था, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें ये ऑब्जर्व किया था। आईफोन किसी और का था, खिंचवा फोटो कोई और रहा था। तो ये किसी पर पर्सनल नहीं है, पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉवर्टी वाली बात ये हुई, ठीक है, तो पॉवर्टी वाली बात ये हुई। अब एक तो आप लोगों को पता है, दूसरा इसका डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, एक तो इकोनॉमिक पॉवर्टी हो गई, दूसरा इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी भी आती है। पॉवर्टी क्या है भाई, डेप्रीवेशन ऑफ समथिंग, बुद्धि, दिमाग, विजडम का डेप्रीवेशन होगा तो क्या वो पॉवर्टी कहलाएगा? बिल्कुल पॉवर्टी कहलाएगा। WHO की डेफिनेशन है ना, सॉरी WHO बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है ये। पॉवर्टी स्पिरिचुअल लेवल पर होती है, स्पिरिचुअल पॉवर्टी लिखा हुआ है वहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी, ये मेंटल पीस, ये दैट वर्ड हैज़ बीन मेंशन ओवर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, जाकर के चेक कर लेना, है ना। तो पॉवर्टी इस तरीके से, डेप्रीवेशन किसी भी चीज़ का हो गया, आपके हेल्थ का डेप्रीवेशन हो गया, वो भी एक तरीके की पॉवर्टी है। पैसे की कमी हो गई, वो भी एक तरीके की पॉवर्टी है। इंटेलेक्ट की, कल्चरल लैग, कल्चरल कैपिटल का नहीं होना भी एक तरीके की पॉवर्टी है। कल्चर को भी कैपिटल कहा जाता है। और अगर आप इस तरीके से आप डायमेंशन निकाल करके लिखोगे तो डेफिनेटली आपके 400 प्लस मार्क्स आएंगे। जीएस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल की बात समझ लेना। 400, 500 में से 400 या आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाए तो अच्छी बात है। अभी तक आए नहीं, किसी के इसलिए नहीं बोला, लेकिन जीएस में तो आए हैं। तो ये जब लिखोगे कि लैग ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑग बन करके थिंक करे, चलो ठीक है, वो सब अलग बात है। उसी तरीके से हर एक टेररिज्म, कई सारे डायमेंशन है इसके भाई, कई सारे डायमेंशन है। पॉवर्टी हो गया, एक आपका ऐसे आया था कि
कुछ था ना कि जो बाहर निकलता है, मतलब वो घूमता है, ऑल वॉन्डरर्स आर लॉस्ट, ऐसा कोई कुछ था। तो ऑल वॉन्डरर्स आर लॉस्ट मैं आपको दो, अब ऑल वॉन्डरर्स आर लॉस्ट में क्या आप बुद्धा का एग्जाम्पल दे सकते हो? क्या आप गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल दे सकते हो? खुद सोचना। क्या गुरु नानक देव जी, क्या बुद्धा वॉन्डरर थे? अब आप बोलोगे हाँ थे। क्यों थे? क्योंकि भाई वो कभी गया चले, कभी बोध गया चले गए गौतम बुद्धा, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, कभी वाराणसी चले गए। अरे भाई, उस वॉन्डरिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल वॉन्डरिंग की बात कर रहा हूँ जिसके वजह से उनको ज्ञान मिला। समझे? मैं उस घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस घूमने की बात कर रहा हूँ जो रिलेशन देखो कैसा निकल रहा है। समझे? इस तरीके से आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब आप ये कट शॉर्ट कर रहे हो ना, तो आपको तभी करना पड़ेगा, तभी करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल केस स्टडी तभी डालनी पड़ेगी। जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं वो आपको कभी कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर आप सोलली उसके ऊपर डिपेंड होंगे। यू हैव टू मॉडिफाई इट एज पर योर डिमांड, योर माइंड, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है? अगर आपको ये लग रहा है कि भाई डायग्राम वाइग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, हैंड राइटिंग अच्छी करके लिख देंगे, नहीं होने वाला उससे, गारंटी। यू हैव टू इंसर्ट डायमेंशन। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आंसर चेक करते हैं तो ये रहता है कि भाई एक एक पॉइंट को लिखा जाता है आधे आधे पेज में। समझ रहे हो? एक पॉइंट है, उसको खींच दिया आधे पेज। भाई वो नेगेटिव इंप्रेशन देगा। कभी भी यूपीएससी पॉइंट पर मार्क्स नहीं देता है, यूपीएससी हमेशा डायमेंशन पर मार्क्स देगा। ठीक है? एक एग्जांपल इसका मैं और ये देखता हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जांपल था। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन था, किसने कभी तो लिखा था ये, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन था, आदित्य का था शायद, किसी का तो था। तो इसमें क्या था कि इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या, नहीं आदित्य का नहीं था, ये था सागर का। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर देखो बेसिकली उसने क्या किया था कि एक पॉइंट में उसने ओल्ड उसका कर दिया, दूसरे पॉइंट में उसने ट्रांसजेंडर का कर दिया, तीसरे पॉइंट में उसने चिल्ड्रन का कर दिया, ओल्ड ऐसा कुछ कर दिया। अब मैंने बोला था इसमें ज़ेरॉन टेक्नोलॉजी करके लिखना, नहीं लिखा था उसमें, याद है मेरे को। खास करके मैंने बोला था कि जब ये सब पढ़ो तो ये सब कीवर्ड लिखो, लिखा नहीं उसने। अब ये क्या कर रहा है, इसने 3-4 पॉइंट लिख दिया। मैंने उसको ये बोला कि भाई इसको एक पॉइंट में क्लब करके वल्नरेबल सेक्शन के अंदर लिखो, इसको वल्नरेबल सेक्शन के अंदर लिखो। ये एक ही पॉइंट है, यूपीएससी इसको 4 पॉइंट नहीं मानेगा, क्योंकि सबका मतलब तुम एक ही निकाल रहे हो, भले एक जगह तुम ओल्ड एज और ये वो लिख रहे हो। ठीक है ना? ये किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब तुमको आंसर आ ही नहीं रहा है, तुमको बीटिंग अराउंड द बुश वाला सीन करना है, तो कुछ भी लिखना है, क्योंकि मेरे को तो पता ही, मेरे को आंसर आ ही नहीं रहा। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर कोई क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है, कुछ आइंस्टाइन पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया था, आइंस्टाइन पर ही था, हाँ आइंस्टाइन पर ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अब अपने हम लोगों ने साइंस कभी पढ़ी नहीं उतनी ढंग से, अब पता ही नहीं चला, या केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन था। अब भाई H2O H2SO4 के अलावा कुछ सुना ही, मतलब कुछ आता ही नहीं उसमें। अब लिखे क्या उसमें? तो उसमें वही जेनरिक फिर चीज़ें लिखी गई, यही ओल्ड एक पॉइंट को 4 पॉइंट बनाया गया। उस केस में आपको ये करना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन ऑब्वियस है, जो आना ही आना है, जो सबको आता है, उसमें ये मत करना। और ये सब होता है लास्ट पॉइंट में। आपने मान लो 5 पॉइंट लिखा, 6-10 पॉइंट लिख दिया, तो नीचे के 3-4 पॉइंट ऐसे लिखो, स्टार्टिंग से ऐसा मत लिखो। ठीक है ना? तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का ये इंपॉर्टेंस होता है। और इस तरीके से जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको डायमेंशन ऐसे ही लिखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं। और जो टेम्पलेट है उस हिसाब से आप देखना, जो मैंने भेज रखा है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल को भी आपको उसी में डालना है। तो नोट्स ऐसे करके बनाना है। ये सारी चीज़ें क्लास में करवाना इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है? एज अ टीचर बता रहा हूँ, कभी पढ़ाना और तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये है नोट्स, डायमेंशन, एग्जाम्पल। और हमेशा ध्यान रखना कि इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को टॉपर की कॉपी से अलाइन करना। डायमेंशन आपको वहाँ दिख जाएंगे,
ठीक है, डायमेंशन आपको वहाँ दिख जाएंगे, एग्जाम्पल आपको वहाँ दिख जाएगा। डायमेंशन नहीं भी दिखेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट आती है, तो वो जो लिखते हैं वो ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर मेरे को अपना नोट्स बनाना होगा तो मैं ऑगबन कल्चरल कैपिटल पॉवर्टी नहीं लिखूंगा, मेरे को पता है, मैं वो मेरे मतलब है दिमाग में मेरे। मैं बुद्धा का एग्जाम्पल अपने नोट्स में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ है, तो मैं अपने नोट्स को लेंदी क्यों करूँगा? समझ रहे हो? वो टॉपर्स भी करते हैं। तो इसलिए अब ये सोचे कैसे करें, कैसे, एक तो टॉपर हो गया, दूसरा सिलेबस को बाय हार्ट करो। तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस को जब तक बाय हार्ट नहीं करोगे तब तक डायमेंशन, नोट्स, एग्जाम्पल्स नहीं, कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो ये बेसिक मेंस की चीज़ें हैं। मेंस में एक और गड़बड़ी क्या करते हैं, एक मिनट, वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, वो ब्लंडरों का पिता होता है, मतलब वो फादर ऑफ ऑल द ब्लंडर्स। तो फादर ऑफ ऑल द ब्लंडर्स क्या है कि आंसर राइटिंग है ना, एक है आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में क्या होता है, डेली लिखते हैं, डेली आंसर आपको लिखना होगा, डेली लिखना होगा। अब डेली आंसर लिखना तो काफ़ी अच्छी बात है, ये खराब क्यों है, मैं इसको खराब क्यों बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कंटेंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट, जो सरकार है ना, सरकार, पीआईबी, पीआरएस, ठीक है, आपका बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इन सब का डेटा रहता है, ऑफिशियल रिपोर्ट का डेटा रहता है, मीन्स क्लियर नहीं होता। और मेरे को कैसे पता? क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ पे हूँ, है ना। सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड दोनों तरह के कैंडिडेट हैं, और मतलब दोनों तरह के दोस्त भी हैं, और वैसा भी है। ऊपर से मेन ओआरएन में ही हूँ, तो इट्स वेरी लाइकली कि इस तरह के लोग मिले। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि सब कुछ उनका सही होता है। आंसर राइटिंग मतलब ऐसा होता है कि 50,000 आंसर, मतलब आप समझ लो कुछ, अब तो मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो फिर चिढ़ जाएगा वो, लेकिन ये है कि उस बंदे ने क्या किया है कि 3 नोटबुक उसने भर दिया था, आंसर लिख लिख के कितने, मेरे को लगता है, अरे उसने 5-6 हज़ार आंसर लिखे थे, 5-6 हज़ार। अभी ही सेलेक्टेड, अभी वो सेलेक्टेड है, पर ही गॉट सिलेक्शन इन हिज लास्ट अटेम्प्ट, रिजर्व लिस्ट में नाम आया है इस साल के, इस साल के रिजर्व लिस्ट में उसका नाम आया है। और मतलब हम लोग तो दोस्त ही हैं, तो इसलिए मतलब मजाक भी टाइप का उसका बन रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रिजर्व लिस्ट में उसका नाम आया है। अब उसने स्टार्टिंग से क्या करा था, हर दिन 5 आंसर, हर दिन 5 आंसर, हर दिन 5 आंसर। गलती क्या है, अगर उसकी वीडियो आएगी ना, वो ये चीज़ बोलने वाला है, जब मैं बोल रहा हूँ ना, वो बोलेगा, वो वीडियो होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, आएगा तो यहाँ पर क्या है कि उसने बेसिकली क्या किया कि जब वो आंसर लिखता है, एक इंस्टीट्यूट है, चलो इनसाइट्स आई, सिक्योर आता है उसका, सिक्योर वो मतलब डेली लिखता था, ठीक है, बिना मिस किए लिखता था। और उनका कोर का मतलब स्टूडेंट है, तो बेसिकली ठीक है, जो भी है सो है। तो यहाँ पर क्या था, तो वो सब कुछ करता था, बढ़िया सब करता था। वो क्या करता था, वो चेक नहीं करवाता था, वो आंसर चेक नहीं करवाता था। और भाई चेक करने की भी एक सीमा होती है ना, अब तुम डेली 10 आंसर, 5 आंसर, 8 आंसर लिखोगे, कहाँ से तुम हफ्ते में 100 आंसर लिख रहे हो, कौन चेक करेगा तुम्हारा? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। आप लोगों को लगेगा कि ठीक है ऐसा करते हैं कोचिंग वाले ये वो, पर ये लिटरली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये, कि आप एक कैंडिडेट के 5 आंसर, 6 आंसर आप डेली चेक कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो होता क्या है, हुआ क्या कि उसने आंसर तो लिखा, उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो गई, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई, उसकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई। चेक नहीं करवाने से उसको क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट भी नहीं पता चला। उसने क्या किया, जो देखो जब आप बहुत आंसर लिखोगे ना, तो एक लेवल के बाद आप स्टेगनेंट हो जाओगे, ठीक है। आप एक लेवल के बाद आप क्या, कोई भी स्टेगनेंट हो जाएगा। आप लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ लो, आप स्टेगनेंट हो जाओगे। 3 से 4 बार के बाद लक्ष्मीकांत वो आउटपुट नहीं देगी। इसीलिए लोग रिकॉल करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड लगाते हैं, पीवाईक्यू को देखते हैं, क्योंकि अगर आपने 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, 5वें बार में आप ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल सकते हो, अनटिल अनलेस आप कुछ बदलो ना। तो एक लेवल तक जब वो आ गया, उसके बाद वो कितने भी आंसर लिख ले, मतलब अगर वो 100% एफर्ट लगा रहा है, तो उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है 1%, 10%, क्योंकि वो गलतियां वही रिपीट कर रहा है,
वो किसको चेक करवाएगा? चेक यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आंसर राइटिंग सेशन और ये वो निकालते हैं, नहीं होते इवेल्युएटर सही वहाँ पे, उनको खुद नहीं पता होता, खुद कितनों ने मेंस नहीं लिखा होता है ना, खुद लोगों ने मेंस नहीं लिखा होता है, तो वो क्या बताएंगे? तो उस केस में क्या हो जाता है, अब उसको या तो मार्क्स, उसको या तो वो चेक ही नहीं करवाए, चेक करवाए तो मार्क्स मिले 10 में से 5। और स्टार्टिंग में हम लोगों को भी नहीं पता था, हम भी नए नए थे तब के तब, तो हमें भी नहीं पता था, तो हमें लगता था सब चंगा सी। तो अब उसमें क्या हो गया, उस चक्कर में क्या हो गया, आंसर राइटिंग जो हमें सीखनी चाहिए थी 6 महीने 8 महीने में, वो हमें सीखने में लग गया 10 साल। 10 साल कहने का मतलब 2 साल, समझे? तो अब बेसिक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि इससे क्या होता है, स्टूडेंट का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट का क्या होता है, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। इसका सल्यूशन क्या है, या तो किसी अच्छे मेंटोर से अपना आंसर चेक करवाओ, आप कई मेंटोर से अपना आंसर चेक करवाओ, सेम आंसर, फिर देखो डिफरेंस क्या आता है। आपको, आप 21 ईयर्स से आप ज़्यादा हो, 21-22 साल से ज़्यादा हो, आपके अंदर ये जजमेंट कैपेबिलिटी और जजमेंट सेंस आपके अंदर रहना है कि ये सही बोल रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है, सही, आप जज कर लोगे। ठीक है ना? यू विल बी जजिंग दैट द इनपुट विच हैज़ बीन मेड बाय द मेंटर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। जब इस तरीके से आंसर राइटिंग करोगे ना, आप एक बबल में रहोगे कि सब चंगा सी, लेकिन होगा नहीं कुछ। ये जब बबल बर्स्ट हो जाएगा तो बहुत हर्ट हो गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हुआ कुछ और, हो कुछ और, समझे? ये स्कैम है, और ये कोचिंग इंडस्ट्री का स्कैम है। ठीक है, ये मानता हूँ मैं, ये मानता हूँ, क्योंकि इवेलुएटर्स ऐसे लेके आते हैं सस्ते वाले, जिन्होंने मेंस नहीं लिखा होता, तो फिर वो इश्यूज आते हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला स्कैम, इस वाले स्कैम से बचना। सल्यूशन क्या होगा इसका सल्यूशन क्या होगा? सल्यूशन इसका ये होगा कि लेटेस्ट कॉपी ऑफ टॉपर आंसर है, मतलब मान के चलो किसी बंदे ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसकी बिगिनिंग की कॉपी मत लेना, विजन के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उसकी लेटेस्ट आंसर राइटिंग कॉपी मिलेगी, लेटेस्ट। या तो उसी क्वेश्चन को खुद से लिखो और टॉपर से मिला लो कि वेदर उसने क्या मेरे से एक्स्ट्रा लिखा, कितने डायमेंशन नए निकाले, कितना एग्जाम्पल नया दिया, क्या कमी रखी, मैंने पॉइंट कैसा दिया। ठीक है, ये आप वहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करो, समझे बात को? एक डायरेक्ट कंपैरिजन वहाँ से बनाओ। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से पता चलेगी, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, PYQ। कई सारे टॉपर्स ने PYQ पर लिख रखा है, कई इंस्टीट्यूट ने उस सिमिलर क्वेश्चन बना रखा है, कई इंस्टीट्यूट की PYQ वाली सीरीज़ आ रखी है, कई इंस्टीट्यूट की है, आपका शून्य है, आपका राउज है, आपका नेक्स्ट IS है, आपका वाजीराम है, विजन है, दृष्टि है। जब इन सब में नहीं, मेरे ख्याल से जो मेरी एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न, दृष्टि सबसे पुरानी है जिसने कंपाइलेशन दिया था। सिनॉप्सिस IAS है। तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिन्होंने PYQ की सीरीज निकाल रखी है, ऑलरेडी निकाल रखी है। तो आप PYQ लिखो और वहाँ से मिलाओ। ठीक है, कई सारे फोरम आपको मिल जाएंगे, फोरम IAS का ब्लॉग स्पॉट, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर इनसाइट्स IAS के सिक्योर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारे हैं, तो अपने आंसर को वहाँ से कंपेयर करो और हर एक स्टेप पर क्वेश्चन करो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है, एनालाइज चेंज इन GDP। ठीक है, चेंज इन GDP। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में GDP की डेफिनेशन लिख देंगे, या इस साल GDP कितना है वो लिख देंगे। पर ये लिखोगे तो इंट्रोडक्शन गलत होगा। गलत कहने का क्या मतलब, गलत कुछ नहीं होता इसमें, गलत कहने का मतलब लेस इंप्रेसिव होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज इन GDP का डेटा दे देना है कि भाई एनालाइज चेंज इन GDP होगा कुछ 10 साल में, उस 10 साल में कितना से कितना क्या हुआ वो आपको GDP का वो डेटा ये कर देना है। 10 साल नहीं भी होता तो पिछले 1 साल का दे दो कि भाई पिछले साल ये था, इस साल ये था। ये तो यार बेसिक है, इतना तो UPSC एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आपको ये चीज़ें पता हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस। लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिख करके आ जाते हो चेंज इन GDP में, कीवर्ड है चेंज इन GDP क्वेश्चन का, आप GDP लिख करके आ रहे हो, फर्क है ना चेंज इन GDP में। क्वेश्चन अगर GDP होता
ठीक है, तब आप जीडीपी की डेफिनेशन लिखते तो समझ आता, वैसे समझ नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो ये माइन्यूट सी चीज़ें हैं। एनालाइज जब होता है कीवर्ड तब किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, एग्जामिन होता है तब किस तरीके से होता है, क्रिटिकली लग जाता है तो दोनों कैसे चेंज हो जाते हैं, एन्यूमरेट होता है तब क्या होता है, इलस्ट्रेट होता है तब क्या होता है। ठीक है, अब डिस्कस होता है तब क्या होता है, कमेंट होता है तब क्या होता है। ये सारे कीवर्ड्स में आंसर का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बदलेगा। आंसर से जो वाइब्स आएंगी ना वो पूरी की पूरी अलग हो जाएगी। एग्जामिन का क्या मतलब होता है, एनालाइज का क्या मतलब होता है, गूगल करना पता चल जाएगा, और उस सेंस में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर ये है। अब इसका सोल्यूशन यही है, या तो मेंटर सही हो, कहीं से पकड़ो किसी को, अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो, और मिलेगा भी नहीं, मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लोग बिजी ही होते हैं जनरली। मैंने देखा नहीं कि कोई ढंग का मेंटर हो और इंस्टीट्यूट ने उसको छोड़ा हो, मतलब नहीं, बहुत काम दे देते हैं। काम कहने का मतलब ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके पास। तो होता क्या है कि इंस्टीट्यूट तो एनरोल कर लेता है। अब एक मेंटर है मेरे नोन में है, मेरे खुद के मेंटर रहे हैं वो, और कई रैंक्स आए हैं वहाँ से। ठीक है, अब वो बंदे अकेले, उनके ऊपर जो एनरोलमेंट है 60 के आसपास है बच्चों का, 60 है। वो कितनों को रिस्पॉन्ड करेंगे, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है यार, बताओ तुम। 60 भी नहीं है यार, 60 नहीं है, 260 है, 260 है। ये फीस जो इंस्टीट्यूट है उसने 260 बच्चों से लिया है और एक मेंटर पर डाला हुआ है वो, जबकि जनरली कोई भी इंस्टीट्यूट मेंटर की कैपेसिटी 60 से 80 रखता है। यहाँ उस पर 200, क्योंकि एडमिशन उसके नाम पे हो रहे हैं, सर के नाम पे हो रहे हैं, है ना। तो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर ये है। तो एक इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो ये आंसर राइटिंग वाला स्कैम है। मेंस में ये गड़बड़ी करते हैं लोग, मत करना अगर कर रहे हो तो, क्योंकि आप 1000 आंसर लिख दो, मैटर नहीं करता, वेस्ट कर रहे हो टाइम को और एनर्जी को, और कुछ नहीं है। तो मेंस वाला ये हुआ। अब आते हैं पीटी पर। पीटी पर तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है यार। पीटी पर ये है, स्टैटिक बुक बहुत अच्छे से करना है। स्टैटिक बुक बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। स्टैटिक बुक बहुत ज़्यादा अच्छे से करने का क्या मतलब है कि, और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो, बेसिक बुक कर रहे हो, मेंस का कुछ कर रहे हो, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ क्या है भाई, कि आपने कुछ भी किया हो वो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। एनालिसिस समझ गया मैं, एनालिसिस करते हो, अंडरस्टैंडिंग समझ गया मैं, सब मैं आपकी बात समझ गया, सब और वो सब बढ़िया है, सब वो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन बिना मेमोराइजेशन के ये एग्ज़ाम पास नहीं होंगे, क्योंकि मेंस में टाइम ही नहीं मिलेगा एनालाइज और सोचने का और कनेक्ट करने का। आपने नेमोनिक्स बनाए होंगे ना, कई बार नेमोनिक्स में भी कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार ये याद नहीं आता प्राइम मिनिस्टर लिखूं या प्रेसिडेंट लिखूं, क्या क्वेश्चन गवर्नर पूछ रहा है, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है मेंस में, है ना। तो क्रैमिंग ऐसी होनी चाहिए कि नींद से भी उठा के पूछूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और मेरे को क्या बोलना है। वो यही डिमांड है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन डू। और बिना इसके नहीं होगा, बिना इसके नहीं होगा, नहीं होने वाला। और गारंटी देता हूँ। इवन अब इससे फ़ायदा क्या होता है ना, जब स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये मेंस में भी एप्लीकेबल है, ये प्रीलिम्स में भी एप्लीकेबल है। इतने अच्छे से बेसिक बुक एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम इतने अच्छे से करना है कि वहाँ से एक क्वेश्चन भी आए तो गलत, ह्यूमन एरर होता है, मानता हूँ। 3-4 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आते हैं या 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से चलो तुम 35 में से 33 या 30 सही कर रहे हो, तब सेफ जोन में हो। लेकिन 35 में से तुम 25 सही कर रहे हो तो वहीं फेल हो गए, वहीं फेल हो गए। क्योंकि वो 10 क्वेश्चन की मार्जिन जो क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स वो लेकर के बैठा है, वो गलत करेगा ही नहीं। एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन कहीं से तुम, वो रटी हुई है किताब लाइन बाय लाइन, वो गलत करेगा ही नहीं। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन गलत करेगा ही नहीं, वो लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन गलत करेगा ही नहीं, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत करेगा ही नहीं करेगा। वो उसने विजन पढ़ा है या इनसाइट्स पढ़ा है या न्यूज़पेपर पढ़ा है या कोई और सोर्स किया, अगर क्वेश्चन उसके सोर्स से आ गया वो छोड़ेगा ही नहीं, उसने सही करना ही है उस क्वेश्चन को, समझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है, ये वाली बात, ये जान है इस पूरे वीडियो की, जान है इस पूरे वीडियो की, कि एकदम जो भी चीज़ें तुमने करी है या जो तुम करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, मतलब टेस्ट भी याद होनी चाहिए। रिवीजन इज़ द की,
एक रिवीजन पर भी वीडियो होगा, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, देखना अगर पसंद आए तो, है ना। यहाँ तक अगर पहुँचे हो, अगर ये देख रहे हो तो 5-7 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, जा करके उसको देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक बुक को बहुत अच्छे से करना है। और हमेशा ध्यान रखना एक और चीज़, सोर्सेज स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के पढ़ रहे हैं। वो अगर विजन सारे लोग पढ़ रहे हैं तो विजन ही पढ़ना है, इनसाइट सारे लोग पढ़। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है भाई ये, या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, 5 क्वेश्चन आए। अब 5 में से क्या हुआ, तुमने किसी XYZ सोर्स से पढ़ रखा है, किसी दूसरे बंदे ने विजन से पढ़ रखा है, ठीक है। उस 5 में से, अगर उस 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कि विजन में है और तुम्हारे सोर्स में नहीं है, तुम फिर पीछे चले जाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट डूइंग राइट व्हाट अदर्स आर डूइंग राइट, ठीक है। जो सारे लोग सही कर रहे हैं वो तुमको सही करना ही करना है। जो 99% लोग गलत कर रहे हैं और तुमने उसको सही कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कट ऑफ एवरेज से डिसाइड होगी मेरे भाई। जो एवरेज होगा ना, कट ऑफ उससे डिसाइड होगी। तुम 10 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाओ जो किसी ने सॉल्व नहीं किया, जो किसी गूगल से सॉल्व नहीं होना, चैट जीपीटी, वो तुमने कर दिए 10 सॉल्व, लेकिन तुमने 15 वैसे गलत कर दिए जो लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और इससे पूछा, कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन, कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन। ध्यान रखना इस बात का। प्रीलिम्स चलो ठीक है, तुक्का मार मोड़ के निकल जाओगे, मेंस में कभी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला मेंस में। वो देख लेंगे डिमेंशन, वो देख लेंगे तुम्हारी राइटिंग स्टाइल, ऐसे में तो तुम्हारा दिल बाहर निकलता है। अब अभी ये डिबेट मत कर लेना फिर करप्शन कैसे होता है, सारे लोग ऐसे होते हैं, फिर एक बार प्रीलिम्स मेंस पास करने के बाद फिर आदमी मेंस कैसे फेल हो जाता है, होता है इंटरव्यू देने के बाद भी मेंस फेल होते हैं लोग। तो अब ये मत पूछना, बार बार 6 बार इंटरव्यू दे दिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कुछ और चीज़ है, इसका लॉजिक कुछ और है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बस ये वाली वीडियो है तो इसमें ध्यान से। तो बेसिक बुक हो गया। करंट अफेयर्स में क्या है, ये तीनों चीज़ करना, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को करने का तरीका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं। अब जैसे एक चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, तो अब उसमें क्या होता है बेसिकली, वो पूरा करवाते हैं वो सर, और वो काफ़ी अच्छा करवाते हैं, है ना। तो लोग उसको देखते हैं और हिंदू पढ़ते हैं, बढ़िया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट को लेंगे, वो देखेंगे कि व्हाट टू रीड, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, वो भी बढ़िया है, ठीक है, वो भी बढ़िया है। और कुछ लोग क्या करेंगे, उनको पता है सिलेबस ये वो तीनों तरीके से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। मंथली कोई भी पकड़ो, लेकिन कोई एक पकड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-4 करके ये कर रहा है। और ये स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही करना, किसी अरे गहरे कोचिंग का मत करना। क्विज़ को करने का दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है कि क्विज़ पढ़ा देखा हो गया, वैसे नहीं करना, ठीक है, वैसे नहीं करना। क्विज़ को करने का, PYQ को करने का और टेस्ट को सॉल्व करने का, ये जो तरीका है, और कौन कौन सी और अदर प्रैक्टिसेस, मैप, आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अब तक के लिए धन्यवाद।